अच्छा, अभिप्रेरणा, सॉरी, बुद्धि के सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। बुद्धि के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? एक कौन से? दूसरे प्रक्रिया प्रधान। कारकीय सिद्धांत बुद्धि को क्या मानते हैं? कारकों से निर्मित मानते हैं। और प्रक्रिया प्रधान क्या मानते हैं? बुद्धि को एक प्रोसेस मानते हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? नंबर 1 लगा के लिखो। नंबर 1, लिखो एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड विने। विने एक विने विने। अल्फ्रेड ये इंग्लिश में ये अल्फ्रेड। अब बिनेट लिखोगे, किसी टी साइलेंट रखोगे, वो आपकी मर्जी है ना। यदि टी पूरा का पूरा साइलेंट हो सकता है तो ये बी वी भी बोला जा सकता है, विने भी कहा जा सकता है इसे। चलिए, अल्फ्रेड विने है ना। हाँ, इन सिद्धांतों के इंग्लिश में नाम ध्यान रखना जरूरी है। बताऊं किस लिए? क्योंकि एक सिद्धांत है त्रिकारक, एक सिद्धांत है त्रिआयामी, एक है त्रितत्व, एक है त्रिचापीय। त्रि हो जाएंगे ना, और इंग्लिश में इनका अलग अलग नाम है। तो नहीं, ये नहीं। ये रहा। देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगानी है ना, 2-4 क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी तो क्लास टेस्ट में आते रहेंगे। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, सबसे अच्छा होगा जब क्या होगी? अभिप्रेरणा होगी। हो जाएगा ना? कोई डाउट है क्या आपको? डाउट हो उससे क्या बता देना मुझे। मैस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर है? आवश्यकताओं पर। ये जितने भी सवाल है ये पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? हो गया। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह आपको नहीं पता है, ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। अभिप्रेरणात्मक चक्र का संगत क्रम मतलब सही क्रम। सबसे पहले आवश्यकता, चलो ये एक तो काट दिया मैंने। दूसरा देखो, आवश्यकता, उद्वेलन, अंतर्नोद, उपलब्धि, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, उद्वेलन में कमी। आवश्यकता के बाद क्या होगा? अंतर्नोद। एक के बाद क्या होगा? 3। तो ये दोनों कट गए ना, तो क्या सही हो गया? बी। सबसे पहले नीड, उसके बाद ड्राइव, उसके बाद अराउजल, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसके बाद अचीवमेंट, और फिर उद्वेलन में कमी मतलब अराउजल, रिडक्शन ऑफ अराउजल। एनसीईआरटी ने मान लिए और ये इनका क्रम हो गया। जैविक अभिप्रेरक नहीं है। शक्ति, पावर, भूख प्यास काम है कि नहीं है? मैकडूगल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है? यह जन्मजात होती है।
मूल प्रवृत्तियां होती है ना जन्मजात, ये अर्जित होती है। मूल प्रवृत्तियां अर्जित नहीं होती है, प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होती है, ये व्यवहार को प्रेरित करती है। क्या हो गया? ऑप्शन बी। सम्मान और प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? कौन से प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक है। रोहन, देख ध्यान से पढ़ना, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है वर्तमान में, क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ था। जब मूवी आई ना बाहुबली वाली, अब वो अगली मूवी का इंतजार नहीं कर सकता है, उससे पहले ही वो किताब पढ़ रहा है। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन सी? बाह्य अभिप्रेरणा है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, दोनों ही नहीं है। कौन सी? केवल आंतरिक, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, स्वयं मोटिवेटेड होता है। वो क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। ये हो गया। आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से बेहतर क्यों है? बच्चे डर के कारण सीखते हैं? नहीं। सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देता है, साथ वाला सीखने को तो घटावा ही देता है। ये तो, यह आत्म अभिगम को गति देती है, मतलब खुद ही सीखने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। और छात्र अनुशासित नहीं रहता है, नकारात्मक में रहता तो है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन सी। कौन सी अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकता, रटन स्मृति, अंतर्नोद, प्रोत्साहन है। तीन घटक मतलब तीन तत्व है। ये हो गया सही। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? आवश्यकता, ड्राइव और प्रोत्साहन। दफा घटक बोलेंगे, पक्ष बोलेंगे, कोई भी बोलेंगे। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? बाह्य प्रेरक की बात कर रहा है ये ना। कविता पाठ करना मानसिक प्रेरक है। गणित के प्रश्न हल करना मानसिक प्रेरक है। दौड़ में भाग लेना बाह्य प्रेरक है। एक तो ये। चित्र बनाना आंतरिक प्रेरक है। तो ये क्या पूछा है? सिर्फ हो गया। फिर ये परिभाषा है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। गेट्स ने दी है, गेट्स वैन ने की। अभिप्रेरणा मोटिवेशन पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? मोटिवेशन पर आवश्यकता का पड़ेगा क्या? भौतिक संरचना का पड़ेगा क्या? वातावरण का पड़ेगा क्या? जन्मजात का पड़ेगा क्या? पड़ेगा। किसका नहीं पड़ता है? भौतिक संरचना। मतलब मोटिवेशन होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 5 स्टार होटल के कमरे में हो, वहां जाके मोटिवेट होता है। मोटिवेशन खेत में भी हो सकता है। जब वैकेंसी आए ना, वैकेंसी, तो वो वहीं से मोटिवेट होके आ सकता है बालक। जरूरी नहीं कोई एक विशेष जगह चाहिए कि वहां जाके वहां पहुंच गया तो क्या हो गया? मोटिवेशन। भौतिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर काम का नहीं है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं विलियम मैकडूगल। तो कितने आसान सवाल है रे। कथन और कारण वाला सवाल नहीं आता है ना कभी भी। बहुत इजी सवाल होते हैं। दुनिया के सबसे आसान सवाल यही होते हैं। पहले तो देखो क्या कह रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ना और पढ़ाना, ये प्रोसेस जो आपने चल रही है, में अभिप्रेरणा आवश्यक है? जरूरी एक नहीं है, नहीं तो चलेगा ही नहीं मामला। दूसरा, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है। अभिप्राय मतलब क्यों किया जा रहा है, उद्देश्य को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है कि उद्देश्य क्या है और लक्ष्य प्राप्त करना है, इसके लिए आकर्षित करना है। दोनों सही है ना। अगले ने तो क्या पूछा है? केवल इतना पूछा है, ए और बी दोनों सही है। अब इसमें कई बार सवाल जो ये पूछे जाते हैं ना, ये पूछा जाता है ए और आर, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है और सही व्याख्या नहीं करता है। दो सवाल यहां पर ध्यान रखना। ऐसे सवाल आएंगे अपने, सही व्याख्या करता है और सही व्याख्या नहीं करता है। ऐसा सवाल हल करने का एक ही तरीका है, पहले कथन पढ़ो,
फिर उसके आगे एक शब्द लगाओ क्योंकि। क्या शब्द लगाना है आपको? क्योंकि। फिर उसके बाद में कारण पढ़ो। यदि वो सेंटेंस पूरा जुड़ रहा है, यदि वो पहले वाले का क्योंकि का आंसर दे रहा है, इसका मतलब है कथन और कारण दोनों सही है और वो उसकी सही व्याख्या करता है। यदि वो सेंटेंस जुड़ नहीं रहा है ना, यदि वो सेंटेंस जुड़ नहीं रहा है ना, इसका मतलब वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। देखो ये कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, क्योंकि अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। क्यों नहीं बैठ रहे है तो दोनों सही, लेकिन इसका स्पष्ट कारण यह है क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभिप्रेरणा के कारण बालकों की रुचि बनी रहती है। भाई कक्ष में उनकी रुचि बनी रहती है, तब जाके ये सही व्याख्या करता। यह है तो सही। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आपको, आपके बैच को रविवार की छुट्टी चाहिए, ये तो है कथन। और कारण है आपको पिछले 3-4 रविवार को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो कपड़े पड़े हुए हैं, उनको धोना है। आपके बैच को रविवार को छुट्टी चाहिए क्योंकि सही सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं कहूं कि एक में लाइन कहूं कि आपके बैच को रविवार को छुट्टी चाहिए, और दूसरे बैच को कहूं कि आपका बैच 1 महीने और चलेगा। देखो कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन क्या वो दूसरे वाला पहले वाले की सही व्याख्या कर रहा है? क्या क्योंकि लगा के देखो आप, सही व्याख्या नहीं है ना उसकी। तो ध्यान रखना, ऐसे सवाल हल करने के लिए आप इस तरह से सवाल हल कर सकते हैं, बीच में लगाएंगे क्योंकि। यदि वो सही सही उस बात को इति सिद्धम कर रहा है, जो पहली बात लिखी हुई है ना उसको इति सिद्धम कर रहा है, इसका कारण यही है, तो वो सही व्याख्या करेगा। वरना सही तो हो जाएंगे दोनों, लेकिन वो सही व्याख्या नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हैं? फिर शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। प्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा है। इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं क्लास में, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। इनामों की जरूरत क्या है? मोटिवेशन ही बहुत है भाई, मोटिवेशन पैदा करो ना आप, और बालकों को अपने कार्य में सफल होने के लिए अवसर प्रदान करना। कौन सा जन्मजात प्रेरक है? सभी। अभिप्रेरणा के संबंध में प्यास है, आवश्यकता है। प्यास तो पानी की आवश्यकता तो है, पानी की कमी, और प्यास है ड्राइवर, चालक, अंतर्णोद। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? अब इसमें कोई जवाब पहले नहीं देगा मुझे, इसमें मैं हाथ खड़े करवाऊंगा। कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है तैयार हैं क्या? अब तो हो गए तैयार? बताओ। देखिए ऑप्शन ए, कहीं ना कहीं एक जगह जाके सहमत हो जाना, वरना बंदोरी निकालूंगा खड़ा करके। हाँ, ऑप्शन ए कोई नहीं है, वेरी गुड। ऑप्शन बी, बहुत अच्छा, 4 लोग। ध्यान भी रखना पड़ोसी इनका। ऑप्शन सी, देख लो चारों ओर, कोई नहीं है, मतलब साथ कोई नहीं है आपके, मैं ये कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी, सी है, साथ ही मिल गए, वेरी गुड। देखो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब वह है जिसको किसी ने मोटिवेट नहीं किया हो, बालक खुद ही मोटिवेट हो, बालक खुद ही मोटिवेट हो। देखो
शोभा कहानी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया और वो अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। बाय, ठीक है। ये लो, यही तो लोग होते थे ना ऐसे, जो स्कूली एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ते थे। शिक्षक जो 5 सवाल देते थे उनको याद करके आते थे, रट के आते थे। वो कौन सी अभिप्रेरणा थी उनकी? भाई। और वो ज्यादा दिन चलती नहीं है भाई, लक्ष्य तक नहीं ले जाती। राहुल कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ये अच्छा ग्रेड, ये भाई प्रेरक है, मतलब पुरस्कार है ये। संदीप कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि अच्छे अंक लाने पर उसके पिता ने उसे साइकिल देने का वादा किया है। बाय। ज्ञान की प्राप्ति हो गई बिना पीपल के वृक्ष ही। सपना कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस कर रही है, और पढ़ने में आनंद तब आता है जब स्वतः क्या हो? मोटिवेट हो। समझ गए ना? ये लो, 2-3 लोगों सुधर जाओ तुम। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? नहीं बताया मैंने आपको, विक्टर बूम ने दिया है। विक्टर ब्रूम है ये। अच्छा, ये बात में लिखते रहना, तो ये वीडियो तो पड़ा रहेगा ना आपके। ये प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को या लक्ष्य को प्राप्त करने की सर्वोच्च उम्मीद, अच्छी उम्मीद, उच्च आशा। उम्मीद ही नहीं, केवल अच्छी आशा, उम्मीद। मतलब लास्ट तक ये लगे ना, लास्ट तक मतलब जीत जाएंगे। चाहे भले ही एक बॉल पर 75 रन चाहिए, लेकिन फिर भी लगे ना कि यार इतनी 9 बॉल आ जाएगी और मैच जीत जाएंगे। वो अंतिम उम्मीद होती है, मतलब प्रत्याशा, जिसे कहते हैं बहुत अच्छी आशा रखता हो। अच्छा, ये विक्टर ब्रूम ने दिया। इसने कहा बालक को कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है? प्रत्याशा प्रेरित करती है। बस इतनी सी बात थी। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, पढ़ लो। असफलता से बचने की प्रवृत्ति नहीं है। असफलता से बचने की प्रवृत्ति उपलब्धि अभिप्रेरणा नहीं है। चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऑप्शन सी मानते हैं? वेरी गुड। कितने लोग ऑप्शन बी मानते हैं? देखो विद्वानों, उपलब्धि से जो अभिप्रेरित हो रहा है ना, उसके दिमाग में असफलता नहीं आती है कभी भी, और वो असफलता के नजदीक ही नहीं जाता है। ऐसा व्यक्ति जो उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रेरित है, मतलब उसे हर हाल में क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। तब वह किसी भी कंडीशन में असफलता को स्वीकार नहीं करता है, किसी भी कंडीशन में। जब आप मोटिवेट किसके लिए हैं? उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। तो आप किसी भी कंडीशन में असफलता स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कितनी चुनौती आ जाए, चाहे रात को 12-12 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन अपने कार्य में डटे रहेंगे जब तक कि सफलता नहीं मिल जाए। बात समझ पा रहे हैं क्या? वो होती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। यदि असफलता भी स्वीकार कर रहे हैं तो अभिप्रेरणा कहाँ हुई? फिर तो नियतिवाद हो गया, भाग्यवाद हो गया। बोले जो मिलेगा वो सहन तो करना ही है। देखो ये कह रहा है असफलता व सफलता को समान रूप से स्वीकार करने की। नहीं, असफलता स्वीकार करने की तो दिमाग में ही नहीं लाता है वो कहता है चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण कार्य आ जाए, सफलता प्राप्त करके रहूंगा, डटा रहेगा वो। हो गया ना गलत? अब मुंह कर रहे हो छोटा छोटा। हाँ, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के 2 मुख्य प्रकार, इरोज तथा, अरे बेचारा कहां से आया है, पुरस्कार एवं दंड। ये पुरस्कार एवं दंड है। प्राकृतिक प्रेरक है क्या? नहीं है, मतलब नेचुरल नहीं है। कृत्रिम प्रेरक है क्या? स्वाभाविक है क्या? स्वाभाविक तो नहीं है ना, क्योंकि प्राकृतिक और स्वाभाविक तो एक ही होता है। सकारात्मक प्रेरक है? सकारात्मक प्रेरक है, भूख प्यास, वो सकारात्मक है।
ये कैसे प्रेरक है? नकारात्मक प्रेरक है। तो ये कैसे हो गए? हमने बनाए हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है स्किनर। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन रणवीर सिंह अपने देश को बचाने के दौरान करगिल के युद्ध में मारे गए, जबकि उनको पता था कि मैं मारा जाऊंगा। संभवतः उन्हें कौन सी प्राप्ति थी? कौन सी? अब तक जो उन्होंने कौशल प्राप्त किया उसका सर्वस्व न्यौछावर कर देना ना, पूरा हिम्मत लगाकर लड़ना। उन्हें पता था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो लड़े। एक सैनिक को, एक सिपाही को पता होता है कि मैं कभी भी मारा जा सकता हूं, लेकिन वो सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखते हुए कहां चला जाता है? आत्मसिद्धि में चला जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? मैकक्लेलैंड और एटकिंसन। मूल प्रवृत्तियों में 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने। अभिप्रेरित व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है। अभिप्रेरित व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएं, निम्नलिखित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में नहीं रखा जा सकता है? अब ये पहले दबाव नहीं देना है, इस पर भी हाथ खड़े करवाऊंगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? देख लिया आपने? ऑप्शन 1 कोई नहीं है, और सोच लेना है क्या? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 कारण भी पूछूंगा मैं जिस ऑप्शन पे हाथ खड़ा करेगा तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, किस पे हो? कारण बताओ मुझे। कहीं नहीं हो? कुछ नहीं हो पाया? 3 में हो? पढ़ा ही नहीं गया? अच्छा, आपने यहां नहीं पढ़ा था क्या पहले हमसे? हाँ, फिर तो कैसे हो पाता? फिर तो माला माल है आप। आपको यह देखना है कि अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की कौन सी विशेषता नहीं है। देखो, अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है, लिखवाया हुआ है ना? होता है। अभिप्रेरित व्यवहार चक्रीय होता है, मतलब अपने आप चलता रहता है, किसी को चलाना नहीं है। अधिकतर अभिप्रेरित व्यवहार से अधिगम के दर में वृद्धि हो जाती है, मतलब अभिप्रेरणा से अधिगम की दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। अभिप्रेरित व्यवहार में बीपी मतलब रक्तचाप, हृदय गति तथा श्वसन गति तीव्र हो जाती है। देखो, इनसे अपना लेना देना नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना? इनसे अपना लेना देना नहीं है। यदि ज्यादा हो जाए तो गड़बड़ हो जाए ये मामला। तो ये क्या हो गया? जो गलत है वही हमारा सही आंसर। और एक, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का भाग नहीं है? हो गई ना? संक्रिया, आत्मसिद्धि या सामान्य सुरक्षा है। अब वैसे ही जवाब देना है ना, हाथ खड़े करके। इसको जो सही करेगा ना, हो गया? वेरी गुड। ऑप्शन ए, बांटना पड़ेगा मामला, ये 50%। ऑप्शन बी
वेरी गुड, ये 30%। ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी, मतलब बहुत कुछ हद तक तो समझे हैं, तो इन दोनों को तो नहीं किया। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई, क्योंकि कई बार हमने कहा ना विप्रेरणा के घटक चरण कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसने 4 माने। कितने माने? 4। अब आपको तीसरे और चौथे में क्रम सेट करना नहीं आया, यही बात होगी ना। देखो सबसे पहले तो क्या होगी, कोई समस्या, दूसरी ड्राइव, तीसरी इंसेंटिव होगी। क्या होगी? इंसेंटिव। और नंबर 4 पे मैंने कहा कि प्रेरक रख लेना है। क्या रख लेना है? और प्रेरक रिवार्ड एक प्रकार का क्या है? प्रेरक, पुरस्कार। वो जो भोजन मिला है ना, वो एक प्रकार का क्या मिला है उसे? पुरस्कार मिला है। तो 3 तो क्रम सही है, और चौथा क्या हो जाएगा? 1 2 3 नहीं है ना, और ये चौथा क्या सही हो गया? ऑप्शन जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। नहीं आया? गारंटी तो है। हाँ, इतना ही सवाल है। चलिए, कहां पढ़ रहे थे? अब आ जाइए वापस। एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड विने ने। और उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक कारक सिद्धांत। विने ने दिया, और इसे बोलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। या तो 1 फैक्टर लिखा हुआ आ जाएगा, या यूनिफैक्टर थ्योरी आ जाएगा। यूनिफैक्टर थ्योरी। अच्छा, इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक है जॉनसन, स्टर्न, ट्रमन, स्टर्न ट्रमन। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य खंड है, मतलब जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। बुद्धि एक अविभाज्य खंड है। कोष्टक में लिखो एक कारक। अविभाज्य खंड से बनी हुई है। एक अविभाज्य खंड से बनी हुई है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसे बुद्धि का सतात्मक एवं निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे बुद्धि का सतात्मक एवं निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे बुद्धि का सतात्मक एवं निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं।
अच्छा देखिए, हमें लड़ाई किस बात की लड़नी है अब? अगले 2-4 घंटे हमें यह समझना है कि बुद्धि क्या है। अल्फ्रेड विने क्या कह रहा है? एक कारक सिद्धांत, सिद्धांत है ना उसका। अल्फ्रेड विने ने कहा कि बुद्धि केवल एक ही कारक से बनी है। बुद्धि में कितने फैक्टर होते हैं? एक ही फैक्टर होता है, और जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग फैक्टर है, वो एक ही फैक्टर है बुद्धि। अब जिसके पास बुद्धि कम है उसके पास हर क्षेत्र में कम होगी, जिसके पास ज्यादा है उसके पास हर क्षेत्र में ज्यादा होगी। जॉनसन, स्टर्न, टर्मन ने, क्योंकि उस टाइम को ये बता नहीं पा रहा था कि बुद्धि क्या है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुद्धि शब्द का प्रयोग पहली बार 1885 में किया गया। 1885 में, मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई। ज्यादा पुरानी नहीं है बुद्धि, बुद्धि नहीं है। अब आप सोच के देखो, उससे पहले लोगों में बुद्धि होती तो थी, लेकिन इसे बुद्धि कहते हैं ये पता नहीं था। तो फिर बुद्धि पर 1885 के बाद 1905 तक तो कोई विशेष बात हुई नहीं। 15-20 सालों में तो बुद्धि ने अपना कोई स्वरूप नहीं लिया। इसके बाद 1900 से लेकर इस बुद्धि पर शोध होने लगे, और 1950 तक बुद्धि पर भयंकर रूप से शोध चले कि भाई बुद्धि के आज भी चल रहा है, इस बुद्धि पर आज भी चल रहा है। मैं 2010 तक लेके जाऊंगा आपको इस बुद्धि पर, कि 2010 तक क्या हुआ, इस बुद्धि में क्या चेंजेज आए। तो उस समय यह कोई बताने को तैयार ही नहीं था कि बुद्धि क्या है। तो इसने एक कारक सिद्धांत, विने ने कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य खंड से बनी है, इस पर पूरा लेख लिखा। तो इस जॉनसन, स्टर्न और टर्मन ने कहा सही कह रहा है, सही कह रहा है छोरा, हम मानते हैं इस बात को। बुद्धि, क्योंकि समस्या ये थी कि यदि सही नहीं है तो तुम बता दो भाई सही है क्या। ये भी तो समस्या थी ना। कोई मनोवैज्ञानिक है, उसके पास जाकर कहे, टर्मन के पास जाकर पत्रकार ने कहा, बोले विनय कह रहा है कि बुद्धि एक कारक से बनी है, क्या तुम मानते हो क्या? बोले मानता हूं। और यदि कहे नहीं मानता हूं तो? बोले तू बता दे। फिर बुद्धि क्या? समस्या हो गई ना। अब यदि वो बता नहीं पाए तो मनोवैज्ञानिक कहां का? खत्म हो गया मामला। लोकप्रियता डाउन, फॉलोवर्स डाउन, करेगा क्या? अब जॉनसन, स्टर्न और टर्मन ने कह दिया। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्पीयरमैन। जिसका नाम क्या था? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताऊं मैं आपको। जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में एक ही लड़का हो, क्या हो? एक ही लड़का हो, और उसके दिमाग में आ गई कि यार मुझे तो मोटरसाइकिल खरीदनी है। आ जाती है ना लड़के के, किसी दूसरे को चलाते हुए देख रहा है, स्टंट करते हुए देखता है, तो उसके दिमाग में आ गई मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है। अब मुझे एक बात बताओ, वो अपने घर वालों को कहेगा मुझे कल सुबह तक मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं तो अकेला ये बचाना जरूरी है कि नहीं है? छोटा बच्चा होगा, एक ही होगा, कहेगा मुझे तो मतलब ये खिलौना चाहिए, मतलब इससे पहले खाना लोटपोट हो जाएगा। बताओ घर वालों को लाकर देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या उस पर अंकुश लगाया जा सकता है क्या? बताओ वो निरंकुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि कारक तो एक ही है ना। कोई विपक्ष नहीं होगा ना जब सत्ता में, तो निरंकुशवादी हो जाती है सत्ता। बिना विपक्ष के सत्ता कैसी होती है? निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोरा एक ही है और बाप ने खूब पैसे कमाए, तो सारी सत्ता किसको मिलेगी? उसी को मिलेगी ना। जितना जायदाद है, जो भी सारी चीजें, वो किसको मिलेगी? उसी को मिलेगी। इसलिए क्या कहते हैं इसे? बुद्धि का सत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं, या बुद्धि का क्या कहेंगे? क्योंकि कारक एक ही है, फैक्टर एक। स्पीयरमैन एक दिन इसके पास गया और बोले बता रहे विनय तू फेंक रहा था ना लंबी लंबी, बुद्धि एक कारक से बनी है। बोले हाँ बनी है, तो इसमें क्या है? अच्छा इसका मतलब तेरे हिसाब से जो एक क्षेत्र में आगे होगा वो सभी क्षेत्रों में आगे होगा? बोले हाँ, इसमें क्या है? तो बोले सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर के साथ बैठकर गाने गाते आ गया। भाई एक क्षेत्र में तो बहुत आगे है ना वो। क्या वो माइकल जैक्सन की तरह डांस करता है क्या? डांसर है क्या? क्या वो सभी क्षेत्रों में आगे है क्या? बोले वो आगे तो क्या बताए भाई? आप खुद सोच के बताओ। यदि ये कह रहा है कि बुद्धि एक कारक से बनी है, तो यदि एक क्षेत्र में आगे होगा तो वो फिर सभी क्षेत्रों में आगे होगा ना। इसने कहा भाई मैं तो नहीं जानता हूं, तू बता कितने में। तब इसने कहा, स्पीयरमैन ने, बोले बुद्धि एक नहीं दो कारकों से मिलकर बनी है। कितने कारकों से मिलकर बनी है? दो कारकों से। दूसरे दिन इसकी बातों को नेग्लेक्ट कर दिया गया
और किसको माना गया? स्पीयरमैन को। और इसका सिद्धांत किस नाम से जाना गया? द्विकारक सिद्धांत। लिखो नंबर 2 लगाओ, द्विकारक सिद्धांत। कौन दे रहा है? ये विने कहां का रहने वाला था? आपको पता है अल्फ्रेड विने कहां का रहने वाला है? ये फ्रांस का रहने वाला है। ये चार्ल्स स्पीयरमैन कहां का रहने वाला है? ये चार्ल्स स्पीयरमैन इंग्लैंड का, ब्रिटेन का रहने वाला है। चार्ल्स स्पीयरमैन कितने कारक बताता है? 2 कारक बताता है। बताओ ये खबर आई, इसने जैसे ही ट्वीट किया कि बुद्धि 2 कारकों से बनी है, पत्रकार जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसके पास? बोले बता 2 कारक कौन से हैं? तब इसने बताया बाकायदा। इसने कहा 2 कारकों से बनी है और कहा पत्रकारों को कि पहले कुछ लिखना मत, पहले समझ लेना। बुद्धि के 2 कारक कौन से हैं? एक कारक है बुद्धि का जिसे बोलते हैं सामान्य कारक। क्या बोलेंगे? दूसरा कारक है जिसे बोलते हैं विशिष्ट कारक। क्या बोलेंगे? विशिष्ट कारक। एक कारक को क्या बोलेंगे? सामान्य। दूसरे कारक को क्या बोलेंगे? विशिष्ट। फिर इसने चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि देखो पत्रकारों, अब मेरे से बार बार ये माथापोड़ी नहीं होगी, ये सामान्य कारक, ये विशिष्ट कारक, ये सामान्य कारक, ये विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को अंग्रेजी में कहते हैं जनरल फैक्टर और विशिष्ट कारक को कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। इसलिए मैं शॉर्ट में इसको जी कारक कहूंगा और इसको एस कारक कहूंगा। और अब जब भी मैं आपके साथ बात करूंगा ना, मैं इसको जी कहूंगा और इसको एस कहूंगा। कितने कारक होते हैं? 2 कारक, एक जी और एक एस। बोले समझ में आया क्या? उन्होंने कहा है, लेकिन एक ने पीछे से कहा बोले क्या होता क्या है भाई? जी और एस का कोई विशेषता ही तो होगी ना। कैसे हम जानेंगे कि जी क्या है और कैसे जानेंगे कि एस क्या है? तब इसने कहा सुनो तो फिर। इसने कहा कि ये जो जी कारक होता है ना, जी फैक्टर जो होता है, ये जी फैक्टर जन्मजात होता है। ये कैसे होता है? जन्मजात होता है। और इसने कहा ये जो एस फैक्टर होता है ना, ये वातावरण से अर्जित होता है। व्यक्ति जन्मजात तरीके से जो बुद्धि लेकर आता है ना, वो कौन सा है? जी फैक्टर। और जो वातावरण से आकर, राजस्थान की राजधानी क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, यह कौन सी बुद्धि है? एस फैक्टर। कौन सा कारक है? एस फैक्टर। फिर इसने कहा कि ये जो जी फैक्टर होता है ना, ये जी फैक्टर एक व्यक्ति में एक ही होता है। एक व्यक्ति में एक ही होता है। और एस फैक्टर होते हैं ना, ये एक व्यक्ति में अनेक होते हैं। जी फैक्टर एक व्यक्ति में एक ही होता है और एस फैक्टर एक व्यक्ति में एक से ज्यादा होते हैं। फिर इसने कहा कि ये जो जी फैक्टर होता है ना, इस जी फैक्टर को आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप शिक्षण, प्रशिक्षण, अभ्यास किसी के द्वारा भी बदल नहीं सकते हैं। मतलब जन्मजात जो बुद्धि आपको मिली है ना, उसको आप कुछ भी कर लीजिए, शिक्षण, प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इसने कहा जो एस फैक्टर होता है ना, इसे शिक्षण, प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा बदला जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना भाई? एस फैक्टर तो वातावरण से ग्रहण किया जाना है। तो यदि इस तरफ प्रशिक्षण नहीं करके इस तरफ प्रशिक्षण कर लो, आप इस बात की ट्रेनिंग नहीं लेके इस बात की ट्रेनिंग ले लो, वो सीख जाओगे। साइकिल चलाना सीख जाओ, मोटरसाइकिल चलाना सीख जाओ, कार चलाना सीख जाओ, हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख जाओ। ये सारे के सारे कैसे हैं? अर्जित बुद्धि एक नहीं है, अर्जित कारक एक नहीं है। लेकिन वो साइकिल कितनी अच्छी तरीके से चला पा रहे हो, मोटरसाइकिल कितनी अच्छी तरीके से चला पा रहे हो, ये बात कहां से सीख के आए हैं? ये जन्मजात बुद्धि पर डिपेंड करेगी। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ के आप गणित पढ़ लो, गणित नहीं पढ़ के आप सामाजिक पढ़ लो, सामाजिक पढ़ के आप विज्ञान पढ़ लो, सभी अर्जित कारक एक नहीं है। लेकिन कितनी बार में याद हो रही है, ये डिपेंड किस पर करेगा? जी फैक्टर पर करेगा। फिर इसने कहा है देखो ध्यान से, व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा और कितना असफल होगा। जीवन में सफलता
एवं असफलता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जी फैक्टर होता है। अब देखो वो कहावत ज्यादा चरितार्थ होगी, पूत का पग पालना ही दिखे। ये कह रहा है जितनी जिसमें जन्मजात आईक्यू होगी ना, उसको भले ही आप किसी भी क्षेत्र में ले जाओ, वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा ना, चाहे वो पॉजिटिव में जा रहा है चाहे नेगेटिव में जा रहा है, वो कितना सफल होगा और कितना असफल होगा ये तय कौन करेगा? जी फैक्टर करेगा। उसका जन्मजात फैक्टर करेगा कि नहीं करेगा? मान लो जिसके पास आईक्यू 140 से ज्यादा है, उसको आप डॉक्टर बनाओगे तो भी बन जाएगा, इंजीनियर बनाओगे तो भी बन जाएगा, उसको अच्छा सा चोर बनाओगे तो भी सुपर चोर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब चोरी करने गया, चोरी करने में सब जाग गए तो सबका सर फोड़ के आ गया, सुपर चोर बनेगा वो, फिर ऐसी छोटी मोटी चोरियां नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? कुल मिला के ये कह रहा है कि जीवन में व्यक्ति कितना सफल होगा और कितना असफल होगा ये किस पर डिपेंड करता है? किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति कितना सफल होगा, किसी विशेष क्षेत्र में, ये किस पर डिपेंड करता है? एस फैक्टर पर। आपके पास आईक्यू तो 140 है, लेकिन आपने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ी नहीं, तो क्या मास्टर बन सकते हैं क्या? इसका मतलब आपने वो विशिष्ट कारक लिया ही नहीं है, तो आप असफल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक व्यक्ति के पास आईक्यू कम है लेकिन उसने पढ़ रखा है, तो वो सफल होगा कि नहीं होगा? वो विशेष क्षेत्र में होगा। किसकी बात कर रहे हैं? विशेष क्षेत्र में व्यक्ति कितना सफल होगा कितना असफल होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? दो कारक है, एक कौन सा? एक एस। जी कैसा होगा? जन्मजात। ये कैसा होगा? अर्जित कारक होगा। जी एक व्यक्ति में एक ही होगा, एस कारक अनेक होंगे। जी कारक शिक्षक प्रशिक्षण किसी से भी बदला नहीं जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। ये जीवन में सफलता असफलता के लिए जिम्मेदार होगा, ये विशेष क्षेत्र में सफलता असफलता के लिए जिम्मेदार होगा। लिखो तो कहा अब छापना अपने अखबार में। समझ में आ गया ना? तब छापना जाके। पत्रकारों को कह रहा है ये चार्ल्स स्पीयरमैन। लिखो क्या लिखा है? लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। अब टेबल के रूप में लिख लेंगे, एक तरफ सामान्य कारक और एक तरफ विशिष्ट कारक। एक तरफ सामान्य कारक और एक तरफ विशिष्ट कारक। हो गया? एक तरफ सामान्य कारक और एक तरफ विशिष्ट। लिखो, उधर लिखो, ये जन्मजात होता है। कोष्टक में जी और एस बिना कहे लिख लेना। ये जन्मजात होता है, और उधर क्या लिख लोगे? वातावरण से अर्जित होता है। वातावरण से अर्जित होता है। फिर यह व्यक्ति में एक होता है, यह व्यक्ति में एक होता है, ये अनेक होते हैं, ये अनेक होते हैं। इसे जन्मजात में लिखना, इधर सामान्य में। इसे शिक्षण प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा, इसे शिक्षण प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा बदला नहीं जा सकता है, बदला
नहीं जा सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा बदला नहीं जा सकता है। और उधर क्या लिख लोगे? बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। फिर इधर लिखो, जीवन में सफलता व असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। जीवन में सफलता व असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। और उधर क्या लिखोगे? विशेष क्षेत्र में सफलता एवं असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। जीवन में सफलता व असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। विशेष क्षेत्र में सफलता व असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। हो गया? अब आप बताओ, इस पर मैंने पूछा उन पत्रकारों को कि आप बताओ इनमें महत्वपूर्ण कौन सा है? बताओ इनमें महत्वपूर्ण कौन सा है? जी एक ऐसे है। अरे दिखाई दे रहा है, जी के बिना एस का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि जी डावाडोल है ना, तो एस कोई सा भी ले लो, ढंग से नहीं सीखोगे, कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। जी महत्वपूर्ण एक नहीं है, इसका मतलब बुद्धि कैसी होगी? है जन्मजात होती है। इसने स्पीयरमैन ने खुद ने मान लिया फिर कि जी कारक महत्वपूर्ण है, और जी कारक को इसने एक नाम दिया, मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी। क्या नाम दिया इसने? कहा जी कारक महत्वपूर्ण है और उसे मैं आज से क्या कहूंगा? मानसिक ऊर्जा कहूंगा। वास्तव में ये मेंटल एनर्जी है, व्यक्ति के मस्तिष्क की वह ऊर्जा जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। वो कौन सी है? जी कारक है। लिखो, जो उसे जन्मजात प्राप्त होती है। अलग से टेबल कंप्लीट हो गई है, अलग से लिखो। स्पीयरमैन ने जी कारक को महत्वपूर्ण मानते हुए स्पीयरमैन ने जी कारक को महत्वपूर्ण मानते हुए जी कारक को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी। इसे मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी। हो गया? किसकी संज्ञा दे रहे हैं? मानसिक ऊर्जा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये किसने पूछा? स्पीयरमैन ने। किसको पूछा? पत्रकार। उन्होंने कहा समझ में आ गया साहब, मान गए, बुद्धि ये होती है। फिर जब आदमी को ज्यादा कह दिया जाता है ना, फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं, उसने कहा अभी नहीं माने तुम, और बताऊंगा। बोले और क्या बताएगा? बोले देखो मैं इनके मध्य संबंध बताता हूं आपको। क्या संबंध होता है? तो उन्होंने कहा देखो ये जी है, ये क्या है? जी है। और ये क्या है? ये क्या है? एस। ठीक है, ये S1 S2 S3 S4। बताओ चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? कितने ही हो सकते हैं ना, जितने क्षेत्र में हम कुछ ग्रहण करते जाएं उतने हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? लोगों ने कहा यार ये भी ठीक है। फिर कहा रुको रुको तुम, ये ठीक नहीं है। अच्छा वो ना, एक बार क्या है कि एक नवेली दुल्हन आई। देखो मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं
कहानी सुनाने जा रहा हूं एक, हैं? तो अच्छा, कैसे कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? जले पे नमक जैसा महसूस कर रहे हैं। मान लो नव नवेली दुल्हन आई तो उसके एक रस्म होती है मुंह दिखाई। आसपास की महिलाएं आती है और उसका मुंह देखती है, और वो जैसे ही वो घूंघट उठा के मुंह देखती है वो कहती है बहू तो बहुत फूट रही है, बहुत सुथरी है, चाहे कैसी भी हो। कहना पड़ता है उन्हें, कहना पड़ता है ना कि बहू तो बहुत बहुत सुथरी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और साथ में वो 150 रुपये भी उसको देती है, क्योंकि वो कहती है कि देखो मैंने मुंह दिखाया है, मेरा मेरा मुंह ऐसे फोकट में नहीं मिलता है। होता है ना? अच्छा, ये रस्म होती है अपने। अब क्या है कि एक बहू आई और वो मुझे लगता है उसमें थोड़ा जी कारक कम था, कमजोर था। जी कारक समझते ना? अब उसका हर महिला ने वो उठा के घूंघट उठा के मुंह देखा और हर महिला ही कह रही है सुंदर है। उसको लगा वास्तव में हूं। समझ नहीं भाई, हर महिला को तो कहना पड़ता है। वो जब ज्यादा ही कहा ना, तब उस बहू ने उठ के खड़ी होके कहा ओ महिलाओं सुनो, वो तो अभी तो मैंने सुबह सुबह उठी हूं, मैं मुंह नहीं धोया है मैंने, मुंह धोने के बाद देखना तुम, हाँ कितनी सुंदर हो जाऊंगी मैं। इसने स्पीयरमैन ने उन पत्रकारों को कहा कि अभी तो तुम समझे कुछ नहीं हो, अब समझना तुम, अभी तो क्लाइमेक्स तो बाकी है। इसने कहा देखो इंटेलिजेंस बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, यह सहसंबंध बता रहा है जी और एस के मध्य। इसने कहा इंटेलिजेंस बराबर होता है जी प्लस एस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? ये बुद्धि है। ये क्या है? बुद्धि। वहीं पर पत्रकार बैठे हुए थे, बहू मुंह धो के आ गई, वहीं पर बैठे हुए थे पत्रकार। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही। किसी पत्रकार के दिमाग में आया, बोले ये जी है, ये एस है, ये क्या है? अरे उसने कहा इस फिर मैंने कहा मैं भूल गया आपको बताना, बुद्धि दो नहीं 3 कारकों से बनी है। कितने कारकों से बनी है? 3। उन्होंने कहा वो हेडलाइन चेंज करना, आप कल अखबार में ऐसे मत देना। बुद्धि कितने कारकों से बनी है? 3 कारकों से। अगला सिद्धांत आया त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा आया? त्रिकारक सिद्धांत। अच्छा, त्रिकारक सिद्धांत दिया किसने? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। उसी ने दिया ना, उसी ने अपने सिद्धांत की बैंड बजाई है, स्पीयरमैन। अच्छा, इसको पूछा बोले 3 कौन कौन से हैं? अरे बोले अब मैं बताऊं ना 3 कौन कौन से हैं। देखो, इंटेलिजेंस बराबर जी प्लस एस प्लस, ये देख लो S1 S2 S3, ये चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? बात समझ पा रहे हैं? ये बताओ सामान्य कारक होगा कि नहीं होगा? एक तो है सामान्य कारक, दूसरा कौन सा है? विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक, और तीसरा कौन सा है? समूह कारक, समूह कारक। बात समझ में आई है? लिखो, कहां तक लिखा है? टेबल बना के मानसिक ऊर्जा लिख लिए। फिर लिखो जी एवं एस कारक के मध्य सहसंबंध, को रिलेशन क्या है इनके मध्य? जी एवं एस कारक के मध्य सहसंबंध। जी एवं एस के मध्य सहसंबंध, ये बना लेना है। ये जी एस ये बना लेना है ऊपर वाला।
हो गया? ये भी बना लेना, इंटेलिजेंस बराबर G+S। अभी तो मुंह धोने लगी है, ओरिजिनलिटी तो अब सामने आएगी। बना लिया क्या? आगे चलें तो लिख लो नंबर 3 सिद्धांत। नंबर 3 त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स स्पीयरमैन। वही हो जाएगा। अच्छा लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, देखो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 कारकों से मिलकर बनी है। बुद्धि 3 कारकों से मिलकर बने। ये लिख लो तीनों कारक, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और समूह कारक। हो गया? बुद्धि कितने कारकों से मिलकर बनी है? 3 कारकों से। कौन कौन से 3 कारक है? एक तो सामान्य, एक विशिष्ट और एक क्या है? समूह कारक। अच्छा एक और देखिए, यहां हो गया 3 कारक हो गए। अब बताओ, इसने पत्रकारों को कहा कि अब बताओ पूरा समझ में आया कि नहीं आया, और दुनिया में ठीक ढंग की खबर फैलाना जाके कि चार्ल्स स्पीयरमैन वो आदमी है जिसने ये बता दिया कि बुद्धि क्या है। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि कंप्लीट मुंह तो अभी धोया था, पूरा तो अभी बताया ना। एक पत्रकार ने पीछे से कहा खड़ा होकर कि मेरा एक डाउट है। बोले पता क्या डाउट रह गया आपका? बाकी वाले पत्रकार हंसे उस पर। बोले देखो इतना अच्छा बता रहा है फिर भी कह रहा है डाउट है। नहीं, बोले मेरा थोड़ा डाउट है। बोले बता। बोले साहब ये क्या है? बोले सामान्य कारक है। पूरा बताया ना आपको? बोले हाँ बताया है। बोले ये क्या है? विशिष्ट कारक। बोले आपको पूरा बताया ना, विशिष्ट कारक अर्जित किए जाते हैं। बोले ये क्या है? बोले समूह कारक, बहुत सारे विशिष्ट कारक है। तो बोले बहुत सारे विशिष्ट कारक है, तो इस विशिष्ट कारक को इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते क्या? भाई इस विशिष्ट कारक और इस विशिष्ट कारक में अंतर क्या है बताइए? यह विशिष्ट कारकों का सरपंच है क्या? इसको अलग क्यों रखा है? आप खुद सोचिए इस बात को। मुझे बताइए, जो कारक यह है वही कारक तो यह है ना। ये एस फिर अलग क्या रह गया?
इस S में क्या रह गया? जब आपने S1 S2 ये अर्जित कारक तो ये ले लिए, सामान्य बुद्धि आपने वो बता दी जो जन्मजात आई, फिर ये S कहां है? इसने कहा अब वापस 2 थोड़ी कर सकता हूं मैं भाई, पहले तो 2 कारक थे, उनको कितना कर लिया? 3। ये मुंह धोने के चक्कर में वाक नहीं हुआ, नहीं जितना बता देता उतना ठीक था, 2 कारक के चक्कर में ठीक था मामला कि भाई 2 कारक मान लिए। अब इसकी बात समझ में नहीं आई, तब इस बात का पता लगा थ्रस्टन को। थ्रस्टन ने कहा ओ चार्ल्स स्पीयरमैन, बुद्धि ना 1 ना 2 ना 3, बुद्धि तो बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि में तो बहुत सारे कारक काम आते हैं, समूह फैक्टर थ्योरी। नंबर कितने का? 4 सिद्धांत लिखो, समूह कारक सिद्धांत। किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया। और इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत। पत्रकारों को क्या था? उधर चले गए, बोले तू बता भाई समूह कौन कौन से हैं, बताना तो पड़ेगा, कि जब आ ही गया है मैदान में तो इसको बताना तो पड़ेगा। देखिए इस थ्रस्टन को उन्होंने पूछा, बोले बता समूह कारक कौन से हैं। इसने कहा देखो सुनो ध्यान से, व्यक्ति जब एक प्रकार का कोई काम करता है ना, एक प्रकार के बहुत सारे काम करता है, सेम प्रकार के होने चाहिए, तब उसमें बुद्धि का एक कारक निर्मित हो जाता है। दूसरे फील्ड में जाएगा, दूसरे प्रकार के काम करेगा तो उसमें एक कारक निर्मित हो जाएगा, मेन कारक। तीसरे फील्ड में जाएगा तो बहुत सारे काम कर रहा है तो 3 कारक, उनमें से एक कारक महत्वपूर्ण बन जाएगा, प्रधान बन जाएगा। इनमें एक एक कारक प्रधान होता जाता है। बात समझ रहे हो? जैसे आप पढ़ रहे हैं तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनमें एक प्रधान कारक निर्मित हो जाएगा आपका पढ़ना। यदि आप गणित पढ़ रहे हैं तो उनमें एक आंकिक कारक आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो एक तार्किक कारण महत्वपूर्ण हो जाएगा, भाषा का ज्ञान ले रहे हैं तो एक भाषाई कारक महत्वपूर्ण बन जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में जो भी काम करते जा रहे हैं ना, उन सभी कारकों में समूह बनेगा और उसमें एक बन जाएगा प्रधान, सरपंच बन जाएगा, एक मुखिया बन जाएगा। और इस प्रकार से कुल 7 क्षेत्रों में काम कर सकता है आदमी। कितने क्षेत्रों में? और प्रत्येक क्षेत्र का एक क्या हो जाएगा? प्रधान कारक हो जाएगा। इसको पूछा गया कि ये प्रधान सामान्य है कि विशिष्ट है? इसने कहा ना सामान्य है ना विशिष्ट है, ये तो प्रधान है। क्या है? उसकी कैसे मानेगा ये? आपको पूछा जाएगा सवाल कि थ्रस्टन ने किस कारक को महत्वपूर्ण माना है, सामान्य को माना है कि विशिष्ट को माना है? दोनों को ही नहीं माना है। किसको? प्रधान। सामान्य होता है जनरल और ये होता है स्पेसिफिक, और उसने माना है प्राइमरी फैक्टर। किसको माना है? प्राइमरी, मतलब प्रधान कारक। प्रधान को प्राथमिक कारक भी दिया है, क्या माना है? प्राइमरी फैक्टर। उसने कहा एक प्राइमरी फैक्टर के चारों ओर बहुत सारे कार्य जुड़े होते हैं और वो प्रधान होता है। इसने, थ्रस्टन ने कितने प्रधान कारक बताए हैं? 7 प्रधान कारक बताए हैं, और वो हमसे पूछे जाते हैं 7 क्या बताए? प्रधान कारक। और पूछा जाता है कौन सा प्रधान फैक्टर प्रधान कारक नहीं है या प्राथमिक कारक थ्रस्टन के अनुसार नहीं है। जैसे बताओ, देखिए मुझे। इसने कहा एक होता है शब्द, शब्द भेद, जिसे मैं कह सकता हूं शब्द भेद। दूसरा होता है शब्द प्रवाह, शब्द प्रवाह। तीसरा होता है अंक योग्यता, तर्क योग्यता। और बताओ देखें, तर्क योग्यता, भाषा योग्यता, और स्थानिक योग्यता, और एक होती है
प्रत्यक्षात्मक गति योग्यता, गति योग्यता। देखिएगा, ये कह रहा है कि जब भी बालक शब्द भेद की बात करेगा ना, शब्दों की बात करेगा, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रधान कारक हो जाएगा उसका शब्द भेद कारक। उसकी एक एबिलिटी आ जाएगी, योग्यता हो जाएगी, जिसे शब्द भेद योग्यता कहेंगे हम लोग। मतलब प्रधान योग्यताएं बताइए इसने, और कितनी बताइए? 7 बताइए। फिर इसने कहा वर्ड फ्लुएंसी वाला जो काम होगा ना, शब्द प्रवाह वाला, फेंकने वाला, भाषण देने वाला कोई भी होगा, उसमें एक प्रधान योग्यता हो जाएगी जिसे शब्द प्रवाह योग्यता कहेंगे। अंकों से संबंधित, आंकिक, न्यूमेरिकल जो भी होगा ना, उससे संबंधित अंक योग्यता काम करेगी उसकी। तर्क से संबंधित तार्किक योग्यता, भाषा से संबंधित भाषाई योग्यता, स्थानगत से संबंधित, स्थानगत का मतलब होता है या स्थानिक योग्यता, स्पिरिचुअल जिसे बोलते हैं हम लोग, स्पेशियल बोलते हैं जिसे, उसका मतलब होता है कि जैसे एक मूर्तिकार, एक चित्रकार काम करता है ना, मूर्तिकार चित्रकार काम करता है, पेंटर काम करता है कि मतलब मूर्ति बना रहा है तो उसमें किस जगह नाक लगाना है, किस जगह कान लगाना है, उसके स्थान का ज्ञान, उसे अमूर्त स्थान का ज्ञान, मतलब उसे दिखाई नहीं दे रहा है और फिर भी वो उस दिशाओं के साथ काम कर रहा है, वो स्थानिक योग्यता होती है। और एक प्रत्यक्षात्मक गति योग्यता मतलब परसेप्चुअल स्पीड की बात कर रहा है, मतलब किसी भी चीज को, कॉन्सेप्ट को जितना जल्दी समझ ले या कितना जल्दी उसको ग्रहण कर ले, धारण कर ले, समझ ले, इस प्रकार की कोई योग्यता होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? प्रक्षणात्मक गति योग्यता कहते हैं। इसने कहा 7 प्रधान कारक है। कितने? प्रारंभ में बताए थे 6 ही। प्रारंभ में कितने बताए? इस शब्द प्रवाह और शब्द भेद को एक ही माना था, लेकिन इसने फिर ये कहा कि इसको लोगों ने पूछा, इसको लोगों ने कहा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किस बालक में कौन सी प्रकार की योग्यता अधिक है? पता लगाएंगे ना, जैसे अभी हम पता लगा रहे थे ना, मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि, ये भी एक प्रकार की बुद्धि है, ये भी एक प्रकार की क्या है? बुद्धि। किस बालक में कौन सी प्रकार की बुद्धि है? तो इसने उस मापने के लिए एक परीक्षण बनाया जिसका नाम है PMAT, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण। और इस परीक्षण द्वारा कुल 7 योग्यताओं का मापन किया जाता है। योग्यताएं तो पहले 6 ही बताई, लेकिन इस मापन के लिए कितनी कर दी? 7 योग्यताओं का मापन किया जाता है। तो इसने ना G को माना ना S को माना, इसने माना प्राइमरी को। किसको माना? प्राइमरी को। और कितनी योग्यताएं बताई? 7 प्रधान या प्राथमिक योग्यताएं बताई, और उनको मापने के लिए इसने क्या बताया? PMAT, एक टेस्ट भी बनाया। लिखो, आपने लिखा है समूह कारक सिद्धांत। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में प्रधान ओब्लिक प्राथमिक कारक महत्वपूर्ण होता है। बुद्धि में प्रधान ओब्लिक प्राथमिक कारक महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक कारक महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने सामान्य विशिष्ट कारक को नहीं माना है। इन्होंने सामान्य एवं विशिष्ट कारक को नहीं माना है। हो गया? नेक्स्ट लाइन में लिखो, थ्रस्टन ने सात प्रधान ओब्लिक प्राथमिक योग्यताओं को मापने के लिए
इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना। प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण को मापने के लिए प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण योग्यता परीक्षण कोष्टक में लिखो PMAT का निर्माण किया है। का निर्माण किया है। अब वो 7 प्रधान योग्यताएं लिख लो नीचे, 7 प्रधान योग्यताएं। ये ना एक चेंज करनी है आपको, ये भाषा की जगह मेमोरी है, भाषा इसने नहीं बताई है, स्मृति या स्मरण बताया है इसने, याद करने। नंबर 1 लिखो शब्द भेद प्रवाह, शब्द भेद योग्यता, इसकी जगह चेंज करनी है स्मृति। शब्द भेद योग्यता। नंबर 2 लिखो शब्द प्रवाह योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता। 3 लिखो अंक योग्यता। 4 लिख लो तर्क योग्यता। 5 लिख लो स्मृति योग्यता। 6 लिखो स्थानिक योग्यता। और 7 हो जाएगी प्रत्यक्षणात्मक गति योग्यता। नीचे लिखो अलग से स्थानिक योग्यता, स्थानिक, बाकी तो समझ जाएंगे आप। शब्दों में भेद करने की कार्य, शब्दों में प्रवाह, अंकगणित के कार्य, तार्किक कार्य और याद करने के कार्य, स्थानिक योग्यता। इसमें लिखो ये दिशाओं के ज्ञान से संबंधित होती है, ये दिशाओं के ज्ञान से संबंधित होती है। दिशाओं के ज्ञान से संबंधित होती है। जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, चित्रकार, विमान चालक, विमान चालक, पायलट होता है ना, इन्हें कौन सी दिशा, स्थान, दिशा के अनुसार स्थान का नॉलेज होना, मतलब अमूर्त ये होती है, स्पेशल अमूर्त होती है, ये दिखाई नहीं देता है कुछ भी, लेकिन फिर भी उसे ज्ञान रखना पड़ता है, तो वो स्थानिक होती है, स्थान विशेष के अनुसार चलाना। फिर लिख लो प्रत्यक्षणात्मक गति योग्यता। प्रत्यक्षणात्मक गति योग्यता। देखो प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण कोष्टक में लिखना समझने। प्रत्यक्षण का मतलब होता है समझना, प्रत्यक्षण करने की योग्यता। समझ गए क्या? मतलब किसी भी चीज को समझने की योग्यता क्या कहलाती है?
मतलब ये इसे मैं कॉन्सेप्चुअल भी बोल सकता हूं, संप्रत्यात्मक योग्यता। किसी कॉन्सेप्ट को समझ जाना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण कहलाता है। हो गया? कितने सिद्धांत हो गए? 4 ही हुए हैं क्या? 5वां लिखो, बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वेरी गुड, मल्टी फैक्टर। ग्रुप फैक्टर नहीं है ये, मल्टी फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर एक ही बात है। मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर, ये आप B2 और B1 दोनों बैच को मिलाकर बैठे हो क्या? B2 गया, B1 गया। B1 पहले अपने साथ पढ़ता तो था ना, साथ में मिलके मैनेजमेंट भी नहीं पढ़ा उसने। अच्छा, वो अलग ही पढ़ता था ना, तो फिर वो मैनेजमेंट किससे पढ़ के गया? अच्छा, उसको मैनेजमेंट पहले पढ़ा दिया था ना, और वो साई को फिर सर से पढ़ लिया होगा ना। तो ये आपका बैच बहुत लंबे समय तक उलझा रहा ना। कब से चला? वैसे तो क्या दिक्कत है? तो मार्च आराम से मस्ती मस्ती से धीरे धीरे। देखो, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसी बात नहीं। आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 साल तक पढ़े तो है ना, पढ़ाई से जुड़े तो रहे ना। पता नहीं कहाँ जाते, किस हाल में होते, फिर वो गीत गाते, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ होते आप लोग। कोई अभी गर्मी आ रही है तो गन्ने के जूस की तैयारी कर रहा होता कि मशीन ले लें, हैं? नहीं करते ऐसा? चलो, अभी कौन से 30 मार्क का हो गए, तो अभी कौन से छूट गए जो आज ही फ्री हो रहे हो। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने कहा। थ्रस्टन के बाद थॉर्नडाइक ने कहा, रे बुद्धि तो बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। बोले बता तो सही कितने कारकों से मिलकर बनी है? बोले बहुत सारे। अरे बोले कुछ तो बता कितने कारकों से? बोले क्या बताऊं, बहुत सारे खंडों से मिलकर बनी है। इसने कहा कि खंड तो रात दिन खोजे ही जा रहे हैं, अभी तक तो 120 ही खोजे गए हैं। इसने कहा कितने? पहले 108 बताए, फिर 113 बताए, फिर कहा 120 खंडों से मिलकर बनी है। तो फिर बाकी पत्रकारों ने कहा कि अपने पास अखबार में इतनी जगह नहीं है कि 120 को छाप दें, इसलिए 120 को याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद कर लो कि बुद्धि बहुत सारे खंडों से मिलकर बनी हुई है। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस या मल्टीपल फैक्टर वाली थ्योरी और आएगी आगे। बुद्धि बहुत सारे खंडों से मिलकर बनी है, ये बात 2 लोग कहेंगे। कितने लोग कहेंगे? पहला कौन कह रहा है? थॉर्नडाइक। लेकिन थॉर्नडाइक पुराना है मामला, इसलिए थॉर्नडाइक को ज्यादा माना नहीं। हालांकि इसके सिद्धांत को आप बहुखंड का सिद्धांत कह सकते हैं। बहुकारक है तो बहुखंड का हो जाएगा ना अपने आप ही। लेकिन इसकी 1-2 बात तो याद रखे ना, जब कुछ किया है इसने तो इसको क्यों याद रखते हैं हम लोग। इसकी 1-2 बात याद रखना बहुत जरूरी है। इसने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के टीले से की। जैसलमेर आया था एक बार घूमने के लिए, तो तुलना किससे कर दी? अच्छा, इसने अपने सिद्धांत की तुलना परमाणु से की। परमाणु बम होता है ना। अच्छा, इनसे तुलना करते हुए इसने कुछ बातों की चर्चा की, जैसे चौड़ाई, जैसे क्षेत्रफल, जैसे गति, जैसे लेवल, इन बातों की चर्चा की। फिर इसको पूछा क्या मतलब है इसका? बोले भैया तो ऐसे ही कह दिया मैं तो।
कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट को याद करना पड़े। हाँ 8 बजे बाद क्या है इसने, देखो कैसे किया, मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूं। आप इसने कहा कि बुद्धि जो होती है ना उसका हमेशा विकास होता रहता है, और विकास होता है बालू के टीले की तरह। कैसे होता है? बालू के, बुद्धि की चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति, स्तर, इन सब में परिवर्तन होता रहता है। और कैसे होता है? अच्छा, बुद्धि स्थायी एक परिवर्तनशील इकाई है। विशेषताओं में घर जाके लिख लेना, बुद्धि एक परिवर्तनशील इकाई है। बुद्धि परिवर्तनशील मतलब गत्यात्मक, डायनेमिक। बुद्धि में हमेशा नए नए अनुभव आते रहते हैं। देखो अपने पर भरोसा देखो आपको कितना है। खुद पर भरोसा कितना का आपको। बोले वो विशेषताएं कहाँ लिख भाई, मिले से ही ना। देखो इधर देखो, बुद्धि एक परिवर्तनशील इकाई है, ये लिखना था, लिख दिया ना। मतलब गत्यात्मक, विकासशील। परिवर्तनशील को हम विकासशील बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन परिवर्तनशील कहते हैं, कई बार बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाती है, कहते हैं मति भ्रष्ट हो गई है तेरी। हाँ देखिए, तो इसने कहा बुद्धि का विकास बालू के टीले की तरह होता है। देखो जैसे मान लो ये बालू का टीला है, ठीक है कि नहीं बालू का टीला। अब इस बालू के टीले के ऊपर आप लाके मिट्टी डालोगे, मतलब इसको बढ़ाना है, तो ये बालू का टीला बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बालू का टीला बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा ना? ऐसे ही बढ़ेगा क्या? अरे फिर मैंने गलत लिख दिया। मान लो ये बालू का टीला है, अब इस पर जब आप ऊपर लाके मिट्टी डालोगे, डालते जाओगे, तो ये ऐसे बढ़ेगा क्या? ऐसे ही बढ़ेगा क्या? इसका विस्तार चारों ओर होता है कि नहीं होता है? केवल एक क्षेत्र में होता है क्या? इसने कहा बुद्धि का विस्तार भी चारों ओर होता है, मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं बढ़ती है। कितने क्षेत्रों में बढ़ती है? बोले बस। बोले हाँ, यही बालू का टीला है। फिर इसने कहा परमाणुवादी से, परमाणुवादी, इसको पूछा बोले परमाणुवादी कैसे, क्या है परमाणु, क्या है, कैसे तुलना कैसे? बोले मान लो इस क्लास में पीछे परमाणु बम फोड़े, परमाणु बम फोड़ दें, तो फिर हम तो चूंकि हमारी तो दृढ़ इच्छा है कि हम तो रीट में एक बार मास्टर बन के ही जाएंगे, वैसे तो पहले मरेंगे ही नहीं, एक बार तो मास्टर बनेंगे। तो हमने परमाणु बम को कह दिया कि भाई तू ना एक काम कर, तेरी गैस को उधर ले जा। वो गैस उधर से दौड़ती 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 बाड़मेर तक पहुंच जाएगी, हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसा होगा क्या? वो परमाणु बम जब फटता है ना, तो वो परमाणु गैस चारों दिशाओं में फैलती है। ये कह रहा है कि जब बुद्धि का विकास होता है तो बुद्धि चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति, स्तर सब में विकास होता है। बोले हाँ मान लिए भाई, लिख लो। तो यही 1-2 सवाल बन सकते हैं मुश्किल से। क्या लिखा है? बहुकारक का सिद्धांत, नाम तो लिख लिया ना, किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। लिखो, इन्होंने बुद्धि को बहुखंडों से निर्मित बताया है। इन्होंने बुद्धि को बहुखंडों से निर्मित बताया है। बहुखंडों से निर्मित बताया है, एवं इसकी तुलना किससे की है? बालू के टीले तथा परमाणु से की है।
बालू के टीले तथा परमाणु से करते हुए क्षेत्रफल, चौड़ाई, चौड़ाई, गति, स्तर आदि की चर्चा की है, अतः इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा। फिर नंबर 6 सिद्धांत लिखो। बुद्धि का क एवं ख सिद्धांत। बुद्धि का क एवं ख सिद्धांत। इसको बुद्धि का ए और बी टाइप सिद्धांत भी कहते हैं। किसने बताया था? हेब ने बताया था ना। फिर हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं उसको? वहां पर थी बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो उसने कहा बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। एक कौन सा? ए, एक बी, एक सी। अच्छा, ए टाइप मतलब आनुवांशिक बुद्धि, बी टाइप मतलब वातावरण से अर्जित, सी टाइप मतलब जिसे बुद्धि परीक्षण मापते हैं, वो बुद्धि कौन सी? अच्छा, जिस बुद्धि को बुद्धि परीक्षण माप के लाते हैं वो सी टाइप हो गई। अब यहां पर चर्चा चल रही है बुद्धि का निर्माण कैसे हुआ है। तब इसने कहा कि बुद्धि तो केवल 2 ही तत्वों से बनी है, एक तो क और एक ख, एक तो आनुवांशिक और एक वातावरण से। एक तो बनी है आनुवांशिक कारकों से, दूसरी बनी है वातावरणीय कारकों के मिश्रण से बनी है, 2 कारकों से बनी है। यहां पर तीनों कारक रख लेता तो इसका मतलब जिसमें बुद्धि का मापन नहीं हुआ उसमें बुद्धि बनती नहीं। यदि ये कहता है ए, बी और सी के संयोग से बनी है, तो फिर जिसमें बुद्धि का मापन नहीं होता, क्या उसमें बुद्धि का निर्माण नहीं होता क्या? तो बुद्धि के बनने की बात जब आए ना, बुद्धि के सिद्धांत की बात आए तो केवल 2 कारक है, और बुद्धि के प्रकार की बात आए तो कितने? 3 कारक है। ध्यान रखिएगा। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वातावरणीय कोष्टक में क्या लिखोगे? इनमें से क्या लिखोगे? ख लिखो, ख कारक ऐसे लिखो। बी टाइप वाला हो गया ना, ख कारक। फिर बंद कर दो। बुद्धि वातावरणीय एवं आनुवांशिक कारकों एवं आनुवांशिक कोष्टक में लिख लोगे क कारक, आनुवांशिकीय कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है, कि अंतःक्रिया का परिणाम है। बुद्धि आनुवांशिकी और वातावरणीय कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये इसने मान लिया दोनों से। फिर केटल का भी पूछा जाएगा,
केटल ने क्या दिया था? तरल और ठोस। वहां पर, यहां पर भी दो ही रह जाएंगे, आनुवांशिक और वातावरणीय, वो भी सेम ही कहेगा, इसलिए उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखो नंबर 7 पे, प्रतिदर्श का सिद्धांत। किसने दिया? थॉमसन ने दिया। प्रतिदर्श का सिद्धांत कौन दे रहा है? थॉमसन। क्या कहता है? मॉडल, प्रतिमान, इसी को बोलते हैं हम लोग। बुद्धि की मॉडलिंग थ्योरी बोलते हैं, प्रतिमान की थ्योरी बोलते हैं। अच्छा, मैं बताऊं, ये कह रहा है कि आप क्लास से छूटने के बाद कभी जालोरी गेट पे अरोड़ा नमकीन पे जाना। इधर है क्या? इधर ही है क्या? हाँ, मान लो अरोड़ा नमकीन पे गए, फिर उसे कहना कि हमें तो नमकीन कैसी बनाता है, तो वो कहेगा मैं अच्छी नमकीन बनाता हूँ। बोले हमने सुना है तेरी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। बोले एक काम कर, आधा किलो नमकीन दे, लेकिन तू कितनी प्रकार की नमकीन बनाता है? उसने कहा मैं बहुत प्रकार की बनाता हूँ। बोले सब में से दे। वो क्या करेगा, एक अपना कटोरी लेगा जिसमें आधा किलो नमकीन आ जाए, एक चम्मच लेगा, बड़ा सा चम्मच है उसके पास, थोड़ी थोड़ी सब में से डालता लाएगा और लाके मिक्स कर देगा और आपको दे देगा। थॉमसन ने कहा वही बुद्धि है। वही क्या है? बुद्धि। इस प्रतिदर्श को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपलिंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग थ्योरी। इसने कहा कि सैंपलिंग मतलब होता है नमूना। इसने कहा व्यक्ति जितने भी कार्य करता है ना, जितने भी कार्य करता है, उन सब के थोड़े थोड़े छोटे छोटे नमूने यहां पर सुरक्षित है, और उन नमूनों का एक एकीकृत योग क्या है? बुद्धि है। उन सब से मिलकर बनी है। अब आपको कौन सा काम करना है? आपको साइकिल चलानी है तो साइकिल वाला नमूना बाहर आएगा और आपको साइकिल चलाना सिखाएगा, बताएगा। आपको पढ़ना है तो पढ़ने वाला नमूना बाहर आएगा। बोले होते कितने? बोले होते खूब है। नमूनों की कोई गिनती नहीं होती है, नमूने खूब होते हैं। लिखो सैंपलिंग थ्योरी, इंग्लिश में लिखो सैंपलिंग थ्योरी। सैंपलिंग थ्योरी लिख लिया? लिखो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं के नमूनों का एकीकृत रूप है। के नमूनों का एकीकृत रूप है, मतलब इंटीग्रेटेड है, एकीकृत रूप है। हो गया? अब इसे ही पहले प्रतिदर्श, प्रतिमान या मॉडलिंग थ्योरी लिख लो। इसे प्रतिमान या मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। या मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एक व्यक्ति है ना, यहां तक हो गया? उस टाइम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था ब्लूम। क्या नाम था? ब्लूम। नाम सुना ना आपने? हाँ, टेक्सोनॉमी दी है ना उसने अच्छी। वो भी तो मनोवैज्ञानिक बने हुए घूम रहा था, वो भी तो मनोवैज्ञानिक था। एक दिन सुबह सुबह घर से निकला, मीडिया वालों ने जेल लिया। हाँ, सामने आ गई, माइक लगा दिया,
बोले आप मनोवैज्ञानिक हो गया, क्योंकि उसने पोस्ट कर रखी थी आई एम मनोवैज्ञानिक। हाँ बायो में लिख रखा था, पकड़ लिया। मैंने कहाँ लिख रखा है यार मैं मनोवैज्ञानिक हूं? नहीं नहीं, मैंने लिख रखा है माई एटीट्यूड। क्या है आगे? वो क्या हो गया अभी? लिखा क्या आगे? फिर आगे लिखा है हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड स्कूल मैनेजमेंट। भाई मेरी मनोवृत्ति है, मेरा दृष्टिकोण है ये। मैंने ये थोड़ी लिख रखा है आई एम साइकोलॉजिस्ट। और ये क्यों लिखूंगा? और लोग लिखने नहीं देंगे हैं क्या? एक सिद्धांत प्रकार तो दे दिया मैंने, व्यक्तित्व का प्रकार तो बता दिया मैंने, थोड़े दिनों में छपने वाला है। मैंने जैसे आपको समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा 10-15 लोगों के अनुसार कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व मतलब सीधा सीधा इस दुनिया में लोग कितने प्रकार के होते हैं, दुनिया में लोग। उसमें मैंने भी मेरा एक दे दिया, मैं लिखवाता हूं हर बार। मेरे अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं इस दुनिया में। कौन कौन से? मेरे अनुसार 3 प्रकार के हैं। जैसे जैसे एक व्यक्ति होता है कपूर टाइप के लोग, दूसरे होते हैं कोयला प्रकार के लोग, तीसरे होते हैं हरी घास प्रकार के लोग। ये अपने दे दिया, अपने भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ये शुद्ध रूप से। और भारतीय व्यक्तियों का हमने विभाजन करते हुए ये विभाजन किया है। कितने प्रकार के लोग होते हैं? कपूर, कोयला और हरी घास। याद रखना, कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब ये मेरा ही सुझाया हुआ है। गाइड में तो आ ही जाएगा, जब कोई ना कोई गाइड आएगी तो उसमें जरूर निकालूंगा इसको, तो लोगों को लगेगा यार देख ये कितना जानता है, ये नया मनोवैज्ञानिक है कोई। इसको तो याद करना बहुत जरूरी है, फिर बहुत सारे टीचर पढ़ाने लग जाएंगे, है ना। बोले विजेश बाजिया के अनुसार, अब उनको पता नहीं कौन है ये, उनको लगेगा बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट होगा। और ये व्यक्तित्व का नए प्रकार, नया क्वेश्चन आया। हम लोग क्या करते हैं कि नया क्वेश्चन देखते हैं, यार ये नया फैक्ट है यार, है ना। अब देखिए ये कपूर कौन होता है, मैंने इसकी व्याख्या की आगे। कपूर जानते हैं क्या आप लोग? कपूर को यदि आप आग लगाओगे कितना जल्दी जलता है, धधक धधक के जलता है कि नहीं जलता, अचानक से जलने लग जाता है कि नहीं लग जाता है। लेकिन जलता कितनी देर है? थोड़ी देर में जलकर राख हो जाएगा। कोयला जो होता है ना, कोयला होता है ना, वो आग पकड़ने में टाइम लेता है, लेकिन जब वो जल जाता है ना एक बार, और उसके बाद शताब्दी को दिल्ली से बॉम्बे तक ले जाता है। जलना चाहिए एक बार, उसको जलाना बहुत मुश्किल होता है। जल गया ना तो फिर रुकता नहीं है वो। और तीसरा होता है हरी घास, उसको आप ले जाके कितनी बार जलाओगे ना, वो थोड़ी सी जलेगी नहीं, यूं यूं करके वापस अलग अलग प्रकार की एक्शन करके वहीं शांत। कितनी बार जला दो उसे आप। भारतीय क्षेत्र में जो बेरोजगार है ना, वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3। एक को तो हल्की सी चिनगारी लगानी होती है कि बेटा भर्ती आ गई और 70,000 रुपये महीने के मिलेंगे, जीवन सुधर जाएगा और ब्याह हो जाएगा तेरा। कपूर तुरंत भागेगा, सीधा जालोरी गेट 3,000 की किताबें खरीदेगा, हाँ, और सीधा लाइब्रेरी में पैसे जमा करवा के आएगा और लाइब्रेरी में पढ़ेगा, और 2-3 दिन तक इतना पढ़ेगा सब कुछ। बोले आज से मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, आज के बाद मैं जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक मैं मोबाइल ऑन ही नहीं करूंगा, मेरा वेट ही मत करना, सारी बातें लिख के देगा। होता है कि नहीं होता है? जोश ही जोश में, जुनून में, और 2-4 दिन में वो जोश धीरे धीरे ढीला होता राख बन जाता है। फिर मैसेज करता है हाय, सामने से आधा उतर गई खुमारी, अब मैं नहीं करूंगी। हैं? अब ये तो होता है कपूर। दूसरा होता है कोयला। बहुत मुश्किल लगता है रे, बहुत मुश्किल तैयारी में लगता है, लेकिन यदि तैयारी में लग गया है ना
उसके बाद ये रुकेगा नहीं, यदि या तो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ने में एक बार लग गया ना, पढ़ेगा बहुत मुश्किल से, इसके दिमाग में रहता है कि यार पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, 3 साल कौन माता पढ़ी करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन पढ़ने लग गया ना, उसके बाद तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, किसी भी हाल में कोई रोक नहीं सकता है। और तीसरा प्रकार का होता है हरी घास। जैसे यहां से मोटिवेट किया जाएगा, कितना ही मोटिवेट कर लो, घंटे एक बार तक मोटिवेट रहेगा, उसके बाद कहेगा बकवास कर रहा है, क्या मतलब है। वो कैसा होता है, हरी घास प्रकार का होता है। तो कौन सा बेरोजगार सफल होता है, कोयला प्रकार का बेरोजगार सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है। इन तीनों में फिर छांट के बताना है आपको, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कौन सा होता है। कौन सा बनना पसंद करोगे, कोयला प्रकार के। कपूर प्रकार के भी ठीक रहते हैं, लेकिन उत्तेजित ज्यादा होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं, उनमें विशेषताएं होगी, फिर अति उत्तेजित, अति क्रियाशीलता पाई जाएगी। लेकिन इन लोगों में उपलब्धि अभिप्रेरणा उच्च होगी, लेकिन इन लोगों में तनाव ज्यादा होगा, बीपी ज्यादा होगी, ये इस प्रकार के लोग होंगे। कोयला प्रकार का है ना, बहुत शांत स्वभाव का होगा, एक बार पढ़ने लग जाएगा ना, कोई माई का लाल फिर रोकेगा नहीं उसको जब तक कि वो सफलता प्राप्त नहीं करेगी। और जीवन में आपने देखे तीनों प्रकार के लोग बहुत होते हैं, कपूर होते हैं, कोयला होते हैं और हरी घास होते हैं। लिख लिया क्या, चौथा सिद्धांत, चौथा प्रकार व्यक्तित्व का कौन सा, हाँ रिसर्च करो। हाँ, कपूर की जगह यार वो जल जाती है, लेकिन यार वो फिर मैंने रखा है तो फिर मैं मेरे हिसाब से रखूंगा। हाँ, दोनों तीनों चीजें अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए वैसे, हैं? नहीं तो फिर उनको लग जाएगा, कोई पढ़ेगा उसको लग जाएगा ये कोई अड़ाव में पशु परिचर लगता है हमें, तो इसने घास ही देखी अपने जीवन में, ये भी तो नहीं लगना चाहिए ना उसको। हाँ, अब वैसे कोयले, अब उसकी जगह सूखी घास ले लूं, कोयले की जगह काली गाय ले लूं, तो फिर पूरा ही काम पशु परिचर का ही हो जाएगा। पशु परिचर से दूर रहना है। अच्छा, मैं कह रहा हूं ब्लूम आया, कौन आया, मीडिया वालों ने घेर लिया, बोले बता मनोवैज्ञानिक है तू, बोले हाँ, बोले बुद्धि क्या है, अब पता नहीं उसके क्या दिमाग में था, घर से कोई लड़के आया था, क्या आया था, बोले तुम सब आ जाओ इधर, कल को तुम और पूछोगे, फिर सब आ जाओ इधर। बोले हाँ बताओ बुद्धि क्या है, बोले एक लाइव सेशन रखो, अभी लाइव करो सब जगह, इंस्टा पर, फेसबुक पर, सब जगह सबको बताओ कि लाइव आ रहा है और मैं बताने जा रहा हूँ बुद्धि क्या है। सबने लाइव कर दिया। बोले ध्यान से सुनो, बुद्धि नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बताओ, एक खबरें बनी, बोले बहुत आश्चर्यजनक बात की गई। बताओ, आश्चर्य की बात ठीक नहीं थी लोगों के लिए। उस जमाने में लोग इस पर तुले हुए थे कि बुद्धि कितने खंडों से बनी है, बुद्धि को 120 खंडों तक पहुंचा चुके थे, और उस जमाने में कोई आदमी आके कह रहा है बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि पर 50 साल प्रयोग कर लिया हमने, और फिर कह रहा है बुद्धि है ही नहीं। बताओ, बड़ी आश्चर्य की बात थी ना। इसलिए इसके सिद्धांत का नाम हुआ आश्चर्यजनक सिद्धांत। क्या नाम हुआ, आश्चर्यजनक सिद्धांत। किसने दिया, ब्लूम ने दिया। भाई आईडी बना रखी है डोटासरा के नाम से, और कह रहा है सर इतनी सारी क्लासें एक साथ मत लगाओ, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। ये कविता कह रही है कि सर मेरा भाई कपूर, मैं कोयला, और मेरी बहन हरी घास। वो एक कहावत होती है ना, अपने मियाँ मिट्ठू करना, क्या ऐसे कुछ होती है क्या? अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या आपको, हैं? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो समस्या क्या होती है कि अब आपने क्या कि पहले तो मनोविज्ञान पढ़ा नहीं,
नहीं तो पहले पढ़ लेते तो घंटे घंटे हो जाता। और चूंकि आपको मौका भी दिया गया था, आपको मौका भी दिया गया था ना, राजेश सर आए थे और उन्होंने मौका भी दिया था आपको, लेकिन आपने उस मौके का भी फायदा नहीं उठाया। नहीं तो आज तक 2-2 घंटे 1.5 घंटे लगातार चलती रहती। कब से? लगभग उस बातों को महीने से ज्यादा हो गया होगा, 1 महीने से ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, है ना। तो आपने उस मौके को भी ठुकराया। अब चूंकि अब समय नहीं है, समय इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं। क्या आप अब 2-2 घंटे के लिए आना पसंद करोगे क्या? भाई आपके सब्जेक्ट तो क्या बचे हैं? केवल 2 ही बचे। चूंकि हिस्ट्री वाले टीचर है वो बहुत व्यस्तम चल रहे हैं, इसलिए उनके पास इतना भी समय नहीं कि एक साथ पढ़ाते हैं, इतना लंबा पढ़ाते हैं। तो फिर बचा अकेला मैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 2-2 घंटे आप लोग लगातार आओगे तो 2-2 घंटे आओगे तो बहुत दिन आना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए आपको मनोविज्ञान पढ़ने के लिए फिर 40 दिन आना पड़ेगा, तो 40 दिन लंबा हो जाएगा ना मामला। और फिर मेरे पास भी तो ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है ना, मेरे पास भी यही सिचुएशंस बनी हुई है, क्योंकि अपना भी नुकसान हो रहा है। मैं चाहूँ कि अपना भी नुकसान नहीं हो और आपका बैच भी पूरा हो जाए। और मुझे लगता है मैं इसलिए तो बहुत धीरे कर गया, मैंने कहा 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन बर्डन नहीं बढ़ाना है बच्चों पर। बर्डन नहीं होना चाहिए कि हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बहुत तेज गति से चल रहे हो, इसलिए मैं धीरे 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 मस्ती मस्ती से कर रहा हूँ। आप इसको जब पढ़ो ना तो 2-2 घंटे ही पढ़ लेना, वापस पढ़ो ना इसको तो 1 दिन में मत पढ़ना पूरी को। कितने पढ़ लेना? 2 घंटे का टाइम टेबल रखना और एग्जाम तक इसे 2-2 घंटे पढ़ते जाना, समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो दोबारा से 2-2 घंटे के वीडियो 2 की स्पीड में करना। और आजकल तो उत्कर्ष ने स्पीड और दे दी ना, 3 की स्पीड में करके देखना, रेल बना लेना। 2 की स्पीड में देखोगे तो आपको लगेगा जैसे सनी देओल की आवाज आ रही है, 3 में देखोगे तो आपको लगेगा जैसे राजपाल यादव की आवाज आ रही है। अलग अलग आवाज आएगी फिर। नहीं है, ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग एक ही होती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन एक ही कोचिंग होती है, अलग अलग जरूरत नहीं है। जो मजे ऑफलाइन वालों को आ रहे हैं वो ऑनलाइन वालों को भी तो आ रहे हैं पढ़ने के, कोई समस्या नहीं है। बस वो ये है कि घर में अकेला बेटा बेटा हंस रहा है, ये इनके साथ हंस रहे हैं। हाँ सब कह रहे हैं समझ में आ रहा है, समझो। ब्लूम में लिखो, ब्लूम में ब्लूम में लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जैसी कोई चीज होती नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जैसी कोई चीज होती नहीं है। अच्छा आदमी था बुद्धि जैसी कोई चीज होती नहीं है। अच्छा एक लिखो, 8 हो गए ना। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्की मॉडल। क्या हो गया? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? एक तो था बर्ट और एक इसके साथ था बर्नन। बर्ट और बर्नन। एक तो था बर्ट और दूसरा कौन था? बर्नन। लिख लिया? अच्छा हायरार्की का मतलब क्रम के अनुसार। देखो बुद्धि में पहली बार आप क्रम की बात कर रहे हैं बुद्धि के सिद्धांतों में। इन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता हूं कि बुद्धि कितने कारकों से बनी हुई है,
ये जो लोग कह रहे हैं ना कि बुद्धि कितने कारकों से बनी हुई है, ये मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये बुद्धि के क्रम किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले कौन सी बुद्धि, उसके बाद कौन सी बुद्धि। तो बाकी वाली चीजें तो समझ में नहीं आई, लेकिन इसकी जो नंबर 1 पर इसने बुद्धि रखा ना, वो इसने रखा था जी कारक को। किसको रखा था? इसने कहा सामान्य कारक सबसे पहले, उसके बाद विशिष्ट कारक है। बात समझ रहे? पहले कौन सा कारक? इसको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि किसने बुद्धि के कारकों को पदानुक्रमिक या कर्मिक महत्व प्रदान किया है? मानसिक योग्यताओं को किसने? बर्टेव बर्नन ने। लिखो, इस सिद्धांत ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया। इसने क्या लिखा आपने? इस सिद्धांत ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया एवं सर्वप्रथम जी कारक को रखा। एवं सर्वप्रथम मतलब नंबर 1 पर जी कारक को रखा। हो गया? एक नाम और लिखना पड़ेगा। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? जॉन केरोल ने। एक त्रिकारक दिया था ना स्पीयरमैन ने, क्या नाम था उसका इंग्लिश में? थ्री फैक्टर। इसका नाम है थ्री स्ट्रेटम थ्योरी। थ्री स्ट्रेटम थ्योरी। थ्री स्ट्रेटम थ्योरी। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है? जॉन कैरोल ने दिया है। देखो, थ्री फैक्टर नहीं बताए हैं। अच्छा, इसने ये कहा है कि देखो, मैं नहीं जानता हूं कि बुद्धि कितने कारकों से बनी है, लेकिन जितने भी कारक है ना, उन कारकों को इसने 3 स्तरों में विभाजित कर दिया। उन कारकों के इसने कितने लेवल बनाए? 3 लेवल बनाए। कितने लेवल बनाए? कौन कौन से लेवल बनाए? इसने पहला लेवल जो बनाया ना, वो बनाया सामान्य स्तर। दूसरा लेवल बनाया ना, वो बनाया विस्तृत स्तर, विस्तृत। और तीसरा जो लेवल बनाया ना, वो बनाया संकीर्ण स्तर। इसने 3 स्तरों में बनाया। कितने स्तरों में? 3। जैसे यहां पर इसने रख दिया जी कारक, ठीक है, ये तो पहला स्तर है। फिर इसने कहा कि ये इसके ये इतने कारक हो गए, कितने ही होंगे, जैसे इसने 9 कारक बताए थे। इसने बाकी इन कारकों को कितनों में बांट दिया था? सबको 9 कारकों में। फिर इसने कहा जैसे ये 9 कारक हो गए ना यहां पर, और प्रत्येक कारक को फिर इसने और भागों में बांटा था। ये प्रत्येक कारक को बांटा है ना, मैं 1-2 को उदाहरण के रूप में 1-2 को ही बांट के बता रहा हूं आपको। अब देखो, इसने कहा ये जो पहला स्तर है ना, ये पहली लेयर है, ये तो है सामान्य स्तर। ये जो दूसरी लेयर है ना, दूसरा, वो है विस्तृत स्तर। और ये जो है ना, यह है संकीर्ण स्तर। 3 लेवल किसने बताए हैं? 3 लेयर, 3 स्ट्रेटम किसने बताए हैं? जॉन कैरोल ने बताए। ध्यान रखिएगा, लिखो। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या समस्या होगी? हैं? नहीं, ट्रेन ही बोल रही है ना। बस है क्या? फिर कोई नहीं। ट्रेन का इतना लंबा समय तक हॉर्न बजना मतलब
संकट है। लिखो लिखो, वो संभाल लेगा उसको। इन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि के कारकों को 3 स्तरों में विभाजित किया। बुद्धि के कारकों को 3 स्तरों में विभाजित किया। तीन स्तरों में विभाजित किया। कौन कौन से 3 स्तर? लिख लो। सामान्य, सामान्य मतलब तो कौन सा? जी कारक। और विस्तृत को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉड, और संकीर्ण को बोलते हैं नैरो। अभी तक के जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं ना, ये प्राचीन सिद्धांत है और इनको उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है जितना अब हम पढ़ेंगे उनको माना जाएगा। अभी तक के सिद्धांतों को उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। टाइम हो गया क्या? चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ने वाले हैं हम लोग।